निर्भया गैंगरेप के कसूरवार मुकेश कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई है, जहां पर कसूर मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। मुकेश ने कहा है कि उसकी रहम की अर्जी अभी सदर जमहूरिया के पास है, इसलिए डेथ वारंट को रद्द कर दिया जाए। समाअत के दौरान दिल्ली एएसजी और साथ ही दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि निर्भया के कसूरवारों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अर्जी पर फैसला देने के बाद कसूरवारों को 14 दिनों का वक्त देना होगा। आज कोर्ट को भी फाइनली हाई कोर्ट में भी साहब को समझ आ गया कि इन लोगों ने किस तरह से डीले की कोशिश कर रहे हैं, कि जब उनको मौका दिया गया तो वो नहीं किए, जब उनको मर्सी के लिए मौका दिया गया तो क्यूरी करके समय बर्बाद किए और स्टे करने के लिए हाई कोर्ट आ गए। तो फिलहाल यहाँ स्टे तो नहीं हुआ है, लेकिन अब पता नहीं उनको 22 को फांसी होगी या नहीं होगी। अब ये केंद्र दिल्ली सरकार जानेगी। मामले की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने लाइब्रेरी के अंदर लाठीचार्ज किया था और इसी की मुखालफत में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लगातार एहतजाज जारी है। इस वाक़े को पूरा 1 महीना बीत चुका है और अब इसकी मुखालफत में और भी तेजी देखी जा रही है। आज कसीर तादाद में तलबा सड़कों पर जमा हुए और पुलिस के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का मुतालबा किया। उधर दिल्ली के शाहीन बाग में मुजाहिरीन के बीच पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि देखते हैं किसका हाथ मजबूत है, हमारा या कातिलों का। दरअसल शाहीन बाग में शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ बीते 1 महीने से लोगों का मुजाहरा चल रहा है। मणिशंकर अय्यर इन्हीं मुजाहिरीन के बीच खिताब करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के लाहौर और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दिए गए मुल्क मुखालिफ बयान के खिलाफ बीजेपी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से छुपी नहीं है और वो जब भी पाकिस्तान जाते हैं मुल्क मुखालिफ सोच लेकर ही लौटते हैं। तो CAA और NRC की मुखालफत में शाहीन बाग का मुजाहरा बदस्तूर जारी है और हाईकोर्ट की पुलिस को हिदायत के बाद मुजाहिरीन अपने फैसले को अपने हक में मान रहे हैं। और इस बीच सियासी लीडरान के साथ आज सिख तबके के सैकड़ों लोग भी मुजाहिरीन की हिमायत में शाहीन बाग पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग की ख्वातीन से मुतासिर होकर पुणे में ख्वातीन की CAA के खिलाफ गूंज रही आवाज हैरान करने वाली है। नए शहरियत कानून की मुखालफत का मरकज बन चुकी दिल्ली का शाहीन बाग में मुजाहरा जारी है। इस दौरान एहतजाजी ख्वातीन की हिमायत में बड़ी तादाद में सिख समाज के लोग आज शाहीन बाग पहुंचे और CAA और NRC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, NRC रद्द करो, शाहीन बाग की ख्वातीन की हिमायत में यहाँ पहुंचे सिख समाज के लोगों में मर्द और औरतों के साथ उनके बच्चे भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से काला कानून वापस लेने के नारे लगाए। उधर शाहीन बाग की ख्वातीन एहतजाजियों का ये कहना है कि वो PM मोदी की बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन वजीर दाखिला के तल्ख बयानी से मायूस हैं। मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अहिंसावादी रहूंगी। हाँ, बेशक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको वोट दिया था। कहीं मैं शर्मसार नहीं होना चाहती हूँ कि मेरा लीडर इतना खराब है। सरकार ये कह रही है कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगी। अब वो 1 इंच नहीं लगे, हम 1 सूद नहीं पीछे हटेंगे। हमने तो कह दिया ना, पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद क्या परेशानी है? हम नहीं हटेंगे। बस उनकी भी 1 मिनट की बात है, हमारी भी 1 मिनट की। हम क्यों उनके आगे गिड़गिड़ाए रोएं? इससे पहले कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कालिंदी कुंज शाहीन बाग को दोबारा खोलने की मांग की अर्जी पर निपटारा कर दिया, जिसमें पुलिस को कानून इंतजाम कायम रखने की हिदायत दी गई। अदालत के फैसले के बाद एहतजाजियों ने तंज किया है। उनका कहना है कि 3 तलाक जैसे कानून बनाते वक्त मुस्लिम ख्वातीन से हमदर्दी का इजहार करने वाले आज कहाँ हैं? अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे CAA के बारे में लोगों को बताएंगे,
अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया है क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। 15 दिसंबर से जारी शाहीन बाग के मुजाहरे में आम लोगों के साथ सियासी सुरमा भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान यहां कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर अय्यर ने कहा कि वो शाहीन बाग के ख्वातीन और मायूस बच्चों के जज्बे को सलाम करते हैं। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला, जबकि MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के साबिक डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी शाहीन बाग के ख्वातीन मुजाहिरीन की जमकर तारीफ की। This is a completely spontaneous demonstration of ordinary men and women and even little children. And I have come to express my solidarity with their basic objective. NRC CA के विरोध में हम लोगों ने बनाने का काम किया है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो हम ज़रूर शाहीन बाग जाकर के उन सभी महिलाओं से और जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनसे हम मिलने का काम करेंगे। और काफ़ी मजबूती जो है शाहीन बाग को देखते हुए, चाहे पटना हो, सब्जी बाग के इलाका हो, या आप देखिएगा जो गया है, वहाँ भी बड़े तादाद में जो महिलाएं जो बढ़ चढ़ करके आई हैं। शाहीन बाग की बहादुर खवातीन पिछले 20-22 दिन से कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रही है। क्यों एहतजाज कर रही है? भारत को बचाना है। इस लड़ाई में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां की जालिम बीजेपी की सरकार ने 22 लोगों को गोली मारकर उनकी जिंदगी उनसे छीन ली। सरकार के किसी फैसले की मुखालफत में अपोजिशन का उतरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ गैर सियासी और समाजी तंजीमों का सड़कों पर आना ये बड़ी बात है। इसी बीच नए शहरियत कानून में मुसलमानों को छोड़ने पर घमासान शुरू हो गया और जामिया मिलिया के तलबा से शुरू हुआ ये मुजाहरा पूरे मुल्क में हो रहा है। लेकिन मिसाल बन रही शाहीन बाग के वो ख्वातीन जो कपा देने वाली सर्दी की रातों में भी खुले आसमान के नीचे डटी रहीं और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के बाग का खुद को शाहीन बता रही हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। CAA की मुखालफत के बीच गुजरात के ऊना के दलित की जानिब से सदर जमहूरिया को खत लिखकर शहरियत वापस लेने की गुहार लगाई गई है। तेलंगाना के नरसिंगी में इसका जिक्र करते हुए ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। जब तक आप अपनी ओर से अपने नुमाइंदों को, अपनी जमात को कामयाब नहीं करेंगे, आपके मसाइल हल नहीं किए जाते। इस पुराशुर दौर में जरूरी है कि हमारी एक सियासी आवाज हो। क़यादत की जरूरत पर जोर देते हुए MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दियाती इंतखाबी तशहीर के दौरान दलितों पर ज्यादती का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि सालों पहले गुजरात के दलितों को नंगा कर पीटने के मामले में अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सदर जमहूरिया से हिंदुस्तानी शहरियत वापस लेकर कहीं और भेजने की मांग की है ताकि वो वहाँ इज्जत के साथ रह सकें। ना सिर्फ मुस्लिम अक़लियत बल्कि दलित हमारे जो भाई और बहन हैं, उन पर भी इस तरह का एक माहौल के खिलाफ पैदा कर दिया गया। बल्कि आपने देखा होगा कि कल अखबारात में खबर छपी कि ऊना में जिन दलितों को सरेआम किसी बाजार में उनको रस्सियों से बांध कर उनको जो पीटा गया था, उसमें से एक हमारा दलित भाई ने सदर जमहूरिया को, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखकर कहा कि मुझे ऐसे मुल्क को डिपोर्ट कर दीजिए जहां पर हम पर दोबारा इस तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा। इस दौरान ओवैसी ने गुज़िश्ता 10 दिसंबर को हैदराबाद में मुनाकिद तिरंगा यात्रा की कामयाबी के लिए आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क गिर पैमाने पर CAA के खिलाफ मुजाहरा जारी है और मरकजी हुकूमत इसके खिलाफ नाकाम मुहिम चला रही है। पिछले जुमे को आवाम से अपील की थी कि हम तिरंगा रैली निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने उस अपील को कबूल किया। अगर कोई नेक काम करना है तो जुमे की नमाज के बाद करो, अगर कोई अच्छा काम करना है तो नमाज अदा कर करो, और नेक काम मुल्क को बचाना है
इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। मुल्क के आईन को बचाना है, इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। मुल्क के उन मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना, इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता। अपनी शहरियत पर खतरे के अंदेशों के बीच गुजरात के दलितों का ये मुतालबा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कुछ साल पहले चमड़े का काम करने वाले इन दलित नौजवानों के साथ जालिमाना सलूक किया गया था, लेकिन नए शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत के बीच उनका यह मुतालबा आम हिंदुस्तानियों के लिए बाइसे फिक्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीएसपी सदर मायावती ने अपने यौम पैदाइश के मौके पर कारकुनान को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बीएसपी यानी कि उनके जो बानी हैं कांशीराम को याद किया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर चल रही है और गरीब, कमजोरों और लाचारों की मदद करती है। मायावती ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मुल्क की मईशत मंदी के दौर में है। कांग्रेस के वक्त में भी मुल्क के अवाम ने ऐसा ही दौर देखा था, जिसके सबब लोगों ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया था। अब कांग्रेस की तरह बीजेपी भी अपनी जाती और सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ पार्टी दफ्तर पर एक किताब का रस्मी इजरा भी किया। बीजेपी की केंद्र सरकार यदि इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के ही पैटर्न पर लगातार चलती रही तो तब ये पार्टी भी यहाँ राज्यों से एक एक करके विदा होने के बाद फिर आगे इनकी भी स्थिति कांग्रेस पार्टी से भी कहीं ज़्यादा बदतर हो जाएगी। कि बीजेपी अगर कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलते रहने की बजाय देश में शांति व कानून व्यवस्था की स्थापना करने के साथ साथ यहाँ के करोड़ों लोगों की गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने आदि में अपनी पार्टी एवं सरकार की पूरी शक्ति व संसाधन लगाती है तो ये देश में आम जनहित में ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें बीजेपी के नोटबंदी व जीएसटी को लागू करने के मामले में भी सबसे पहले बीएसपी ने ही इसका खुलकर विरोध किया था, जबकि बाकी पार्टियों ने काफी बाद में इसका विरोध किया था। महाराष्ट्र के नवमुंतखब वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक का बयान सामने आया है कि वो महाराष्ट्र अक़लियती तबके को 5% रिजर्वेशन देने के मामले पर जल्द ही पेशकदमी करेंगे। नवाब मलिक ने गुज़िश्ता हफ्ते ही वजारत का ओहदा संभाला है। अक़लियती तबके को लेकर सरकार किस तरह का मंसूबा बनाने जा रही है और अक़लियती तबके को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे साजिद खान ने नवाब मलिक से तफसीली बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वज़ीर जनाब नवाब मलिक साहब। अभी भी इन्होंने ओहदा संभाला है, बहुत सारी बातें तो उनसे नहीं हो सकती, लेकिन इनके मंसूबे क्या क्या है ये जानने के लिए आज हम इनसे बात करते हैं। नवाब मलिक साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या है मंसूबा, क्योंकि अक़लियती जो मामलात के जितने भी स्कीमें या मंसूबे होते हैं और बहुत कुछ अमली जमा नहीं पहुँच पाते, अब इसको आप किस तरह पहुँचाने वाले हैं, ज़रा बताने की कोशिश कीजिए। नहीं, भी 8-10 दिन हुआ है मुझे जिम्मेदारी लेके। डिपार्टमेंट में क्या पुरानी स्कीमें हैं, उस पर कितना अमल हुआ, कितना क्या आगे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें हम करेंगे। जब तक वो तमाम स्कीम हम बना नहीं लेते, हमें नहीं लगता है कि पहले से उसका ऐलान किया जाए। लेकिन मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया गया था हमारी जब सरकार थी। पिछली सरकार ने वो बिल नहीं बनाया। कोर्ट ने तालीम के मामले में मंजूरी देने के बावजूद वो रोका रहा। तो रिजर्वेशन का मामला है, वो देना है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का मामला कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मालियाती कॉरपोरेशन है, वो भी ढंग से नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई स्कीमें बनानी है, कुछ और भी चीज़ें होगी जो आने वाले दिनों में जिस पे फैसले होंगे हम लोगों में उसका ऐलान करने का काम करेंगे। बहुत से लोगों का इल्ज़ाम है कि जो फंड्स एलोकेट होते हैं माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट्स के लिए, उसको पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। तब तक भाई आपकी भी गवर्नमेंट रही है पिछले 5 साल, तो ऐसा कुछ रहा है, क्यों उसको यूटिलाइजेशन में जो है कमी हो पा रही है? नहीं, यूटिलाइज होता है, फंड कम है, फंड बढ़ाया जाए। लेकिन हमने इस सरकार में फंड बढ़े, हम कोशिश करेंगे, हमें लगता है फंड बढ़ेगा।
मौलाना आज़ाद जो फिनांस कॉरपोरेशन आपका है बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन पिछले 10-15 साल से देखा जा रहा है कि बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसका हक मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी ऐलान हो रहे हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस बार किस तरह का मंसूबा आप अपनाने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को आम मुसलमान को इसका फ़ायदा हो पाए? नहीं, देखिए, पहले जो कर्ज दिया गया उसमें से लोगों ने कर्ज अपने पैसे भरे नहीं। जो भी एजुकेशन लोन होगा वो 100% देने का प्रोविज़न है। आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए जो भी कर्ज होगा हम पूरी तरह से देंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम में कर्ज देने का काम करेंगे जिसमें पूरा पैसा कॉरपोरेशन ना दे, जो सीड मनी है वो कॉरपोरेशन दे दे, बाकी बैंक दे दे। इस तरह की कुछ स्कीम बना के कॉरपोरेशन के ज़रिए से आगे हम काम बढ़ाएंगे। चलिए, खैर बहुत जल्दी होगा कि नवाब मलिक साहब से सारे सवालों का जवाब हासिल किया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने अभी ओहदा संभाला है। लेकिन हम फिर मिलेंगे कुछ अर्से के बाद ताकि मालूम हो सके कि अदलती जो अमूर का वजारत है वो कितना काम कर पा रही है लोगों के लिए और कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच पाया। मैं साहिद खान, जी मीडिया के लिए, मुंबई। उत्तर प्रदेश के 2 अहम जिलों में कमिश्नरी सिस्टम नाफिज होने के बाद दोनों ही जगहों पर नए कमिश्नर्स ने अपना अपना ओहदा संभाल लिया है। नोएडा में मेरठ रेंज के आईजी रह चुके आलोक सिंह ने बतौर कमिश्नर चार्ज लिया, तो लखनऊ में सुजीत पांडे ने भी कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला। दोनों ही अफसरान का कहना है कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की सिमत में काम करेंगे। और वहीं गौतम बुद्ध नगर के नए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से बात की जी मीडिया नुमाइंदे पवन त्रिपाठी ने। गौतम बुद्ध नगर के नए पुलिस कमिश्नर ने आज यहाँ पर अपना पदभार संभाला है। बात करने के लिए सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपको बहुत बधाई। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो एंटायर मॉडल ऑफ पुलिसिंग है इसमें सबसे अहम है कि जो पुलिस की जो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज है वो सिटीजन्स पे फोकस रहे, सिटीजन सेंट्रिक रहे, सिटीजन्स के साथ एक भावनात्मक रूप से जुड़े। नोएडा का अपने कुछ स्पेशल एक फीचर है कि ये यहाँ पे बहुत बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन है, करीब 4.5 लाख के करीब वर्किंग विमेन हैं जो डिफरेंट स्टेशन पे जाती हैं, जिनकी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो इन ट्रांजिट उनकी जो सुरक्षा है उस पर हम फोकस करेंगे। उसके लिए DCP ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, उनके साथ 2 ACPs हैं और 400 के करीब पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हैं। तो वो एक इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे इन ट्रांजिट उनकी सिक्योरिटी बेटर है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के कुछ गैंग्स हैं यहाँ पर जो यहाँ के इन्वेस्टर्स को और यहाँ के औद्योगिक घराने हैं उनको बीच में तंग करते रहे, लेकिन उनके ऊपर जैसे पूर्व में भी सख्त कार्रवाई हुई है, लीगली उनके ऊपर बहुत लॉ के द्वारा जो कार्रवाई हो सकती है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो एक उन्होंने अपने लिए एक इकोनॉमिक एडवांटेज अर्न किया हुआ था उसको लीगल तरीक़ों से उस पूरे सर, एक बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के आसपास कई शहरों की सीमाएं लगती हैं। दिल्ली भी पास में है, बिल्कुल लगा हुआ, गाजियाबाद भी है, दूसरी तरफ दार्जिलिंग की तरफ से बुलंदशहर भी है। तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि इन बॉर्डर एरिया से जो क्रिमिनल्स हैं वो आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और वापस चले आते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा और कैसे मॉडर्न और स्मार्ट पुलिसिंग कर पाएंगे आप लोग ताकि इन एरियो में जो अपराध है वो कम हो सके? देखिए, नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के पीछे की भी बहुत बड़ा कारण था कि दिल्ली पुलिस के साथ, फरीदाबाद पुलिस के साथ, गुरुग्राम की पुलिस के साथ जहाँ ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, हमारा एक सीमलेस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन हो जाए। तो ये जब दोनों तरफ एक ही तरह की पद्धति होगी तो हमारा इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ। सर, एक और सबसे आखिरी सवाल कि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक गौरव चंदेल मर्डर हुआ, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो वहाँ के रहने वालों ने मांग उठाई थी कि हमें एक ऐसी पुलिसिंग पर भरोसा चाहिए, एक ऐसी पुलिसिंग चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ समझ सकें। तो क्या वो प्रायोरिटीज़ में रहेगा और क्या क्या एक्शन होने वाले हैं? आपने जिस घटना का बताया उसमें उसके सभी पहलुओं पे ध्यान दिया गया है, न केवल क्रिमिनल्स को पकड़ने पे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और फैमिली की भी जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ थी उस पर भी ध्यान दिया गया। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक मदद उस परिवार की है और बाकी उनका जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ फ्यूचर को लेकर थी उनको भी एड्रेस किया गया है। बाकी जो वहाँ की क्रिमिनलिटी और जो एक सिक्योरिटी को लेकर जो लोगों की कंसर्न्स थी उसमें वहाँ पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई गई है। पिछले आपने 2 दिन में ही यहाँ पे 1600 के करीब पुलिसकर्मी और बढ़ाए गए हैं और रिसोर्सेज हम बढ़ाएंगे। वी विल हैव मोर बूट्स ऑन ग्राउंड।
थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आईजी सर जिनका कहना है कि आने वाले समय में हम ऐसे ही पुलिसिंग बढ़ाएंगे ताकि लोगों के साथ पुलिस भावनात्मक रूप से जुड़ सके और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन गौतम के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध।